और मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ आपके समक्ष कि मैं नेता बनने नहीं निकला हूँ। मुझे खुद नेता नहीं बनना है। मैं युवाओं को नेता बनाने के लिए निकला हूँ। अब युवा है कौन? वो युवा ये है कि जिनके माता पिता दादा वगैरह कोई पॉलिटिक्स में रहे, कोई मंत्री रहे, कोई एमपी एमएलए रहे, किसी के चाचा एमपी एमएलए मंत्री रहे। तो भाई आप लोगों को मौका कब मिलेगा? और यहाँ के युवाओं में एक जोश है, एक जुझारूपन है, मैंने देखा है। टैलेंट है। सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं युवा जो एक टैलेंट है, जो एक उनका जोश है, राजनीति को और क्यों नहीं मोड़ सकते। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। हिंद सेना पार्टी के प्रमुख शिवदी लांडे जब से पार्टी का गठन किए हैं तब से वो लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मिलते हैं और पदयात्रा करके लोगों की समस्या भी जानते हैं। इसी दरमियान जो है उन्होंने कई दिनों से लगातार सीमांचल दौरे पर हैं और पदयात्रा चला रहे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं, ताकि सरकार की जो भी योजना चलाई जा रही है उनका कहना है कि लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उसको लेकर हम जब लोगों से मिलते हैं तो लोग अपनी समस्या को रखते हैं और हम जो है अपनी आवाज़ सबसे उठा रहे हैं। लेकिन जब वो पूर्णिया पहुंचते हैं तो आपको हम एक बात और बता देते हैं कि यहीं से वो आईजी भी रह चुके हैं और यहीं से सरकार को अपना इस्तीफा भी सौंपे थे। जब इस्तीफा सरकार के द्वारा मंजूर कर लिया जाता है उसके बाद हिंद सेना पार्टी के गठन करते हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान पदयात्रा निकालते हैं और लोगों के बीच पहुंचते हैं। और उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि 2020 ये जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसको लेकर क्या कुछ है आपका, तो उन्होंने साफ तौर पे कहता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है उस पर हिंद सेना पार्टी 243 सीटों पर अपना तैयारी कर रही है और 243 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। चाहे और जो है इसमें खासकर जब सरकार युवा और आधी आबादी की बात करते हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार जो है सरकार में ना युवा दिखाई पड़ता है ना उतना आधी आबादी महिलाएं दिखाई पड़ती हैं। तो हम उस तरह से युवा कैंडिडेट को खोज रहे हैं, युवा को देना चाहेंगे ताकि युवा जो है देश का भविष्य होता है वो अच्छे कार्य कर सके और हिंद सेना पार्टी उस तरह का प्लेटफॉर्म देगी उनको जो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सके। टेक को लेकर तो उन्होंने साफ तौर पे कहता है कि केंद्र सरकार को इस पर जो है कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से आतंकवादी जो है बर्बरतापूर्ण हमला किया इसको लेकर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और उनसे जब ये पूछा जाता है कि आपके ऊपर राजनीतिक हमला भी होता है तो उन्होंने कहता है कि जब से हम पार्टी बनाए हैं तो राजनीतिक हमला तो स्वाभाविक है, होगा ही। अभी तो यात्रा चल रहा है हिंद सेना पार्टी की, जिस तरह से लोगों का प्यार है हमें विश्वास है आगे जो है विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी जो है वो अच्छा कार्य करेगी। और क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं जो है शिवदी लांडे इस वीडियो के माध्यम से, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कल मैं कोचा धामन में था, वहाँ पे बिशनपुर में जहाँ जहाँ भी गया हूँ मैं, कल बिशनपुर में भी एक शोक सभा का वहाँ आयोजन करने लगाया था उन यूथ को, वहाँ पे अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। और पहलगाम में जिन पे भी गोलियां चलाई गई, जिनकी हत्या हुई है, उनके आत्मा को शांति मिले ऐसे मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। जो अभी इलाजरत है उनके प्रति भी मैं ईश्वर को यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से ठीक हो जाए। रहा पार्ट का टेररिज्म ही इज्म है, ये एक आइडियोलॉजी है जो टेरर के माध्यम से फैलाई जाती है। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में था, खादी में था, यूनिफॉर्म में था। तो मैं जब भी ऐसे टेरर से रिलेटेड आइडियोलॉजी प्रसारित करने वाले इश्यूज थे हमने भी टैकल किए। तो मेरा मानना एक ही है कि इनके खिलाफ रूथलेसली, एकदम ब्लैटेंटली रूथलेसली उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। ऐसा एक मैसेज देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कायराना हरकत सोचने से भी उसकी रूह कांप उठे। तो मैं इसी में बिलीव करता हूँ। मैंने पुलिसिंग भी ऐसे किया, जिस टाइप से इस टाइप से कुछ दिखता था तो मेरा पुलिसिंग में एक्शन भी उसी टाइप से रहता था। लांडे लांडे चंडे करते रहते हैं कि क्या है ये नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये लांडे पांडे चांडे ये पता नहीं भाई, ये वही जान सकते हैं कि क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, उसके पीछे लॉजिक क्या है।
तो इस पे तो मुझे कुछ कमेंट करना नहीं। और अच्छे व्यक्ति है, हमेशा लोगों की मदद के लिए दौड़ जाते हैं। मैंने देखा है कोरोना में भी वो दिखे थे, जो भी गरीब बुरका उनके पास जाता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होता है, बुलाना होता है, तो उनके प्रति भी उनका अच्छा काम है और मैं उनका रिस्पेक्ट करता था। अब ये पता नहीं मुझे कि अब उनके मुंह से ऐसे वर्ड क्यों आते हैं, तो ठीक है, यह उनका व्यक्तिगत मुझे लगता है ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, ये तो अब चलते रहेगा। अब राजनीति में हम आ गए तो ये होते रहेगा, लेकिन मुझे इससे कोई, मैं ना इसमें प्रभावित होने वाला हूँ, ना इस पर इसका मुझ पर कोई असर होने वाला है। मैंने जो ठाना है युवाओं के बारे में, युवाओं की एक पीढ़ी बनानी है मुझे लीडरशिप में, तो बस उसी में लगा हूँ। थैंक यू। कि शायरी रहते हुए आप संपत्ति कमाएं। अरे बाप रे बाप, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिसिंग में क्या होता है, ये सबसे अच्छी खूबसूरती है कि जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में रहते हैं ना, उनके प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरे जाते हैं हर साल में, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन होता है और ऑनलाइन दिख लेते हैं आपको। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है हमको फॉर्मेट में, और आप सब देख सकते हो उसमें। बाद में बिहार गवर्नमेंट हमेशा 21 दिसंबर के बाद सबका इमूवेबल यानी स्थावर अस्थावर संपत्ति का ब्यौरा लेती है, और तो आप उसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि, अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी शादी हुई 2013 में। जब शादी हुई तो पत्नी के सामने मैंने, जब बात हुई तो मैंने उसको दो ही बातें बोली थी। मैंने बोला मैं बिहार कैडर में हूँ और मेरा आगे के तो जीवन में मैं बिहार को ही देना चाहता हूँ, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बॉर्न एंड बॉटम मुंबई की थी। और दूसरी बात मैंने जब बोली थी उसको, उसके बोली थी कि मेरे अकाउंट में अभी कम से कम 9 साल के सर, मैं 2004 बैच का IRS भी था, बाद में 2006 बैच का IPS। तो 4 से लेकर 2013 में जब मेरी बहू से पहली बार जब बात हुई, तो मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में 32,700 रुपये है। तो आफ्टर 7 ईयर्स आपके अकाउंट में सिर्फ बीइंग अ सुपर क्लास वन ऑफिसर 32,700 रुपये है, तो इस पर से आप समझ सकते हो कि कैसा कर। और दुनिया जानती है, जब मैं SP था, किसी का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो मैं खुद की जेब से उसकी हेल्प करता था। और वो बोलने वाले बोलते हैं यहाँ पे, तो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उस पर तो मुझे जाना ही नहीं है। ठीक है, आपको अपना ओपिनियन हो सकता है। पहलगांव हमला शुरू हुआ। विगत 2 महीने में मैं तो बाकी क्षेत्र में घुमा था, रन फॉर सेल्फ और प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के साथ दौड़ा, बाद में उस क्षेत्र के लोगों से मिला। लेकिन उस 2 महीने के बाद, पार्टी फॉर्मेशन के बाद, मैंने शुरुआत की अररिया से, और सीमांचल अररिया के बाद मैं कटिहार गया। कटिहार के बाद मैं किशनगंज था कल, और आज आपके यहाँ पूर्णिया में हूँ। तो आज सिर्फ लोगों से मिलने का एक मेरा प्रोग्राम था, सब लोगों से जो आ रहे हैं। अभी तक 15-20 लोग आके मिल के चले गए, और वो सोशो डायनामिक्स इक्वेशंस यहाँ पे बता रहे थे कि क्या समस्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वो काफ़ी एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, और आगे की जो स्ट्रैटेजी बनेगी पार्टी के लिए, उसमें उसका योगदान रहेगा। ये जो आम लोग, युवा, कुछ महिलाएं भी आई थी जो बता रही है अपनी समस्या, तो बस निकल गए, अभी युवाओं की खोज में निकले। और मैं हमेशा बोलता हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ आपके समक्ष, कि मैं नेता बनने नहीं निकला हूँ, मुझे खुद नेता नहीं बनना है, मैं युवाओं को नेता बनाने के लिए निकला हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि विधानसभा में भी देखिएगा 1.5 से 2% आपको युवा दिखेंगे। अब युवा है कौन? वो युवा ये है कि जिनके माता पिता दादा वगैरह कोई पॉलिटिक्स में रहे, कोई मंत्री रहे, कोई MP MLA रहे, किसी के चाचा MP MLA मंत्री रहे। तो भाई आप लोगों को मौका कब मिलेगा? और यहाँ के युवाओं में एक जोश है, एक जुझारूपन है, मैंने देखा है, टैलेंट है। सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं युवा जो एक टैलेंट है, जो उनका जोश है, राजनीति को और क्यों नहीं मोड़ सकते। तो बस उसी का एक एक प्रयास है, उन लोगों को लाना, हिंद सेना के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना, और उनके पीछे खड़ा होके उनको एक नेता के तौर पे बनाना। तो पीछे बीते 4-5 दिनों से आप सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का कितना रिस्पॉन्स आपको मिला? नहीं, सबसे पहली बात तो है कि मैं अंदर से तो एकदम गदगद हो गया। कोचा धामन, उसके साथ बहादुरगंज, उस क्षेत्र में भी जब गया, कि जहाँ की मैंने काम नहीं किया था, अररिया में तो मैंने काम किया था पौने 2 साल तक, तो मैं समझ सकता था कि उनको मेरा नाम पता ही होगा। लेकिन वहाँ पे भी जब जैसे मैं बताता था, एक्चुअली फेस से नहीं जानते, जैसे ही लांडे बोलते तो उनको एकदम स्ट्राइक होता है, SP लांडे, आप यहाँ किशनगंज में एक हफ्ता के लिए आए थे।
तो फिर एक्चुअली तब तो मैं मिल लेता था, बाद में सबका सब हुजूम आ जाता था मिलने के लिए। एक छोटा सा कोट करूंगा मैं एग्जांपल, मैं कुर्साकांटा में गया था। दो बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 7 साल का। 7 साल की बच्ची थी और 4 साल का लड़का था। तो मुझे 13 साल हो गए, मैंने वहाँ पे एसपी के तौर पे काम किया था अररिया में। तो उसमें जब उन बच्चों को पूछा गया कि मैं कौन हूँ, तो वो बोला कि पहले देखा, फिर बोलते कि आप शिवदीप लांडे हो। मुझे सरप्राइज लगा कि वो लांडे भी नहीं बोल रहे थे, शिवदीप लांडे बोल रहे थे, जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ था। इसका मतलब कि मेरे जो निस्वार्थ होकर काम करने की जो एक वहाँ पे कहानियाँ थी, आज वो कहानियाँ बच्चों में भी जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एज ए राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन जो एक जो मेरे कार्य के बाद जो वो जन्मा भी नहीं था, आज वो जन्म के बाद भी अगर शिवदीप लांडे के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है, वो जान रहा है कि कुछ अच्छा काम किया, ये कहानी उसके पीछे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लाइफ में। हिंद सेना इस बार क्या बिहार बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर नहीं, जब पार्टी फॉर्मेशन हुआ तभी मैंने बोला था कि हिंद सेना 243 सीटों पे युवाओं को मौका देगी, और उसी दिशा में मैं बढ़ा हूँ। और शुरुआत मैंने जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ जहाँ पे मैंने धरातल पे जाके काम किया पुलिसिंग का, वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन ये होगा कि अब मैं जब यहाँ सीमांचल में हूँ, तो आप बिलीव नहीं करिएगा कि आज ही मॉर्निंग में मेरे पास सीतामढ़ी से में भी फ़ोन आया। हालांकि मैं आईजी के तौर पे वहाँ था, लेकिन उस तरह से एसपी के तौर पे नहीं था। सीतामढ़ी से भी फ़ोन आया, बाद में खगड़िया से फ़ोन आया, इनफैक्ट बेगूसराय से फ़ोन आया। अब उनका था कि सर हमको आप एक बार सुन लीजिए, हमारा विजन सुन लीजिए, हमारे सांगठनिक कौशल्य को सुन लीजिए, यंगस्टर्स थे। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं अभी पटना में जब आऊँगा, तो वहाँ पटना में मेरा ऑफिस है, और ऑफिशियली मैं वो एड्रेस भी सबको बताऊँगा, तब सबको मैं वहाँ मौका दूंगा, उनको सुनूंगा, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करूंगा। कुछ नेता के द्वारा आरोप भी लगाया जाता है कि लोग नए नए राजनीतिक हवा लगाने के लिए आ जाते हैं, पार्टी बना के चलते फिरते। नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है पता है? आ, सब लोग क्या बोलते हैं कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए, समाज के लिए किसी ने कुछ करना चाहिए, सिर्फ बोलते हैं। और जो त्याग की भावना होती है, वो त्याग करेगा कौन? पड़ोसी करेगा। त्याग कौन करेगा? सामने वाला करेगा। सब कुछ करेगा समाज के लिए, सामने वाला करेगा। तो आप क्या कर रहे हो भाई? तो यहाँ तो शुरुआत जो है मैंने सेवा छोड़ के की है। और आप सब लोग जानते हैं, सरकारी नौकरी, अरे चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता आज कोई, हाँ, क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता है। और मैं उस मुकाम पे था, पीक पे था, मेरा आईजी पे पद पे था। बाद में आगे भी मेरा प्रमोशन होता था, मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। एक जो ऑफिसर के तौर पे मेरे पीछे एक नाम था जो बिहार ने दिया है। तो मैं कुछ छोड़ के आया हूँ, तो सही मायने में ये है कि एक धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, बिहार भूमि का मेरे ऊपर कर्ज है, जिसने मेरे नाम को एक आइडेंटिटी दी, वजूद दी, पहचान दी, आप लोगों का प्यार है। तो मैं आप लोगों को ऐसे आने वाले 10-20 साल में छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, जो मेरे नज़र में लगता है कि सिचुएशन और भी वर्स्ट होने वाली है। तो बस एक कदम बढ़ाया। सर, आईपीएस से अचानक हिंद सेना पार्टी बनाए और राजनीति में अचानक इसी साल विधानसभा का चुनाव। नहीं, ये सवाल अच्छा है, क्योंकि मुझे बोला गया अभी, जब मैंने सोचा कि नहीं, हम मुझे युवाओं की पीढ़ी यहाँ पे लाना है, क्योंकि 75 साल में धरातल पे जो मूलभूत सुविधाएं थी, एक बुनियादी जो सुविधाएं थी, बुनियादी जो जिन लोगों का हक था, वो वहाँ तक पहुँचा नहीं। दूसरी बात मुझे ये दिखाई दी कि यहाँ का जो वोटर है, सब वो हमको बोले कि, और मैंने देखा भी है सर्विस में भी, लोगों को इलेक्शन भी कंडक्ट करते हुए देखा है मैंने, कि लोगों का जो वोटिंग का पैटर्न रहता है, वो वोटिंग के दिन, पहले दिन तो रात तक ठीक रहते, लेकिन वोटिंग के दिन सब बोलते हैं कि वो जाके वहाँ जात पे अपना वोट करता है, धर्म पे अपना वोट करता है। तो और मुझे बोला भी गया था कि ये यहाँ के साइकी में, यानी यहाँ के मानसिकता में ये है, मनोदशा में ये है कि जात नहीं छोड़ना है करके, या तो धर्म नहीं छोड़ना है करके। तो एक चैलेंज था एक। तो और दूसरी बात ये थी कि मैंने पहले ही बताया यहाँ पे